निबंध लेखन। निबंध लेखन गद्य लेखन की एक विशिष्ट कला है। निबंध को अंग्रेजी में एस्से या कंपोजिशन कहते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थित रूप से बंधी हुई रचनाएं, अर्थात निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर लेखक सीमित समय में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से, सीमित शब्दों में तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। कुछ विदेशी विद्वानों का मानना है कि निबंध बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना है। इसलिए किसी विषय पर निबंध लिखते समय लेखक अपने विचार, भावों एवं व्यक्तिगत अनुभवों को अपनी सहूलियत के अनुसार क्रमबद्ध प्रभावशाली ढंग से लिखता है। यही कारण है कि एक ही विषय पर कई तरीके से निबंध लिखा जा सकता है। फिर भी एक अच्छा सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। निबंध के अंग। मुख्य रूप से किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं। निबंध के अंग: भूमिका, प्रस्तावना, आरंभ, प्रतिपादन, विस्तार, मध्य, उपसंहार, निष्कर्ष। 1. भूमिका, प्रस्तावना, आरंभ। भूमिका को विषय का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। अतः यह अंश जितना आकर्षक होगा, उतना ही अधिक लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। निबंध का आरंभ किसी मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति, उद्धरण या काव्य पंक्ति से किया जा सकता है। 2. प्रतिपादन, विस्तार, मध्य। इस भाग में निबंध के विषय में संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने से पहले वाले तथा अपने से बाद वाले अनुच्छेद में संबंधित हो। यह तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। 3. उपहांस, निष्कर्ष। यह निबंध का अंतिम अंग है। इसके अंतर्गत निबंध में कही गई बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध का समापन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मूल भाव पाठकों के मन मस्तिष्क में गूंजता रहे। निबंध के भेद। निबंध के मुख्य 4 भेद हैं। 1. वर्णनात्मक निबंध। 2. विवरणात्मक निबंध। 3. विचारात्मक निबंध। 4. भावात्मक निबंध। 1. वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी स्थान, त्योहार, नगर, दृश्यों, तत्वों या वस्तुओं आदि का वर्णन किया जाता है। 2. विवरणात्मक निबंध। इसमें संस्मरणों, यात्राओं, घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। 3. विचारात्मक निबंध। इसमें विचारों की प्रधानता होती है। किसी विषय के पक्ष विपक्ष में वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज, साहित्य, राजनीति आदि मौलिक विषयों पर पक्ष विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। 4. भावनात्मक निबंध। इसमें मन के भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध सूक्तियों आदि पर आधारित होते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। 1. जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है, उससे संबंधित सभी बिंदुओं की रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिससे कि विषय से संबंधित कोई पहलू छूट न जाए। 2. रूपरेखा के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात अनुच्छेदों में व्यक्त करनी चाहिए। 3. भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। 4. वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। 5. जितने शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाए, उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इंटरनेट एक संचार क्रांति। रूपरेखा। इंटरनेट का अर्थ ज्ञान का भंडार, लाभ, हानियां। इंटरनेट विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसने संसार के सभी लोगों को आपस में जोड़कर विश्व नागरिक बना दिया है। इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ते ही हमारी पहुंच वर्ल्ड वाइड वेब तक हो जाती है। वेब पेजों के खुलते ही हम किसी भी प्रकार की जानकारी दुनिया के किसी भी कोने से संबंधित क्यों न हो, पलक झपकते ही प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा ने ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति ला दी है। ज्ञान विज्ञान, खेल, संगीत, शिक्षा, फिल्म,
देश विदेश के समाचार, मौसम, कला, त्योहार, पुस्तकों के आंकड़ों इत्यादि हर क्षेत्र की जानकारी यहाँ उपलब्ध है। वर्तमान समय में शिक्षा का कोई अंश या आयाम ऐसा नहीं है जो इसमें उपलब्ध न हो। संक्षेप में कहा जाए तो यह सर्वसुलभ अध्यापक है जिसकी सेवाएं 24 घंटे ली जा सकती हैं। इंटरनेट माध्यम से संगीत सुना जा सकता है तो खेल भी खेला जा सकता है, ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो नौकरी भी प्राप्त की जा सकती है, होटल की बुकिंग करवाई जा सकती है तो रेल, हवाई जहाजों की टिकट बुक व कैंसिल भी करवाई जा सकती है, बिजली पानी के बिल चुकाए जा सकते हैं तो दूर दराज में बैठे लोगों तक अपने संदेश पलक झपकते भेजे जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। देश विदेश में कहीं भी दाखिला लेना हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इंटरनेट के हमारे जीवन में प्रवेश के साथ ही हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर बदल गई है। इसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता से चोरी से इसके माध्यम से अश्लील वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर एक देश द्वारा दूसरे देश की गुप्त जानकारी हासिल की जा सकती है। इससे दूसरे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसका प्रयोग अफवाहें फैलाने, धमकियां देने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार के दुरुपयोग व दुष्परिणाम को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड और प्रयोक्ता का नाम डालकर अपने खास डाटा को दूसरों से सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ व्यक्ति इंटरनेट का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि वह समाज से ही कट जाते हैं और एकाकीपन का शिकार हो जाते हैं, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इंटरनेट का प्रयोग ही न करें। वास्तव में हमें विज्ञान की इस आधुनिक देन का आदर करते हुए इसका नियंत्रित प्रयोग कर अपना जीवन समृद्ध बनाना चाहिए। नारी शिक्षा। रूपरेखा। शिक्षा का अर्थ। प्राचीन काल में नारी शिक्षा की स्थिति, वर्तमान दौर में नारी शिक्षा। शिक्षा में बाधक कारक एवं उपाय। शिक्षा एक ऐसा रत्न है जो इंसानों और जानवरों में फर्क निश्चित करता है। शिक्षा के बिना इंसान जानवरों से भी बदतर है। शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। फिर क्यों नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करके उसके साथ भेदभाव किया जाए? भारत में वैदिक काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। नारी को गृहलक्ष्मी, गृहस्वामिनी या गृहदेवी कहा जाता था। यह माना जाता था कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। स्त्री व शूद्र जाति के लोगों को वेद पढ़ना निषेध कर दिया गया। नारी को घर की चारदीवारी में पर्दे के पीछे रहने के लिए विवश किया गया। परंतु यह धारणा ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रही। भारत ने नारी शिक्षा के महत्व को पहचाना। स्त्री पुरुष जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, इसलिए दोनों की शिक्षा का महत्व है। वर्तमान दौर में पुरुष प्रधान समाज में कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। इस स्थिति के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे बेटा बेटी में अंतर करना, बेटियों को पराया धन समझना, बेटियों से घरेलू काम काज करवाना, रूढ़िवादी परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि। नारी शिक्षा के महत्व को संस्कृत की एक उक्ति से समझा जा सकता है। नास्ति विद्या सम चतुर्नास्ति मातृ समो गुरु। अर्थात दुनिया में विद्या के समान कोई नेत्र नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं है। यह बात 100% सही है। यदि माता सुशिक्षित होगी तो उसकी संतानें भी सुशिक्षित होंगी, क्योंकि बालक पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। इसके कई उदाहरण हमें अपने इतिहास में देखने को मिल जाते हैं, जैसे महान सम्राट अशोक को अहिंसा, दया, प्रेम भाव आदि संस्कार अपनी माता धर्मा से ही प्राप्त हुए थे। वर्तमान दौर की बात करें तो नारी शिक्षा के संदर्भ में किरण बेदी ने अपनी पुस्तक मोर्चा दर मोर्चा में नारी शिक्षा का समर्थन करते हुए लिखा है, नारी ही वह शक्ति है जो अपने पुत्रों, अपने पति व अपने भाइयों को अच्छे संस्कार देकर संगठित कर देश में फैले तमाम आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता व जातिवाद का समूल नाश कर